देवीलाल के परिवार की एक खूबी है कि वो बारडा से भी जाकर के विधायक बन गई। ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार वास्तव में फाइटर है। अच्छा, वो कहीं भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर के चुनाव लड़ने में सक्षम है। बीजेपी को सत्ता से बाहर देवीलाल परिवार कर सकता है तो हुआ जो जाटों और किसानों के बड़े नेता हैं, अब उनका सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है और अब धीरे धीरे जो देवीलाल परिवार कह लीजिए, इनेलो जजपा दो क्योंकि अलग धड़े हो गए हैं, मैं पूरा देवीलाल परिवार की बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे देवीलाल परिवार का उदय होगा। जब दो बड़े नेता पार्टी के जेल में चले जाएं तो निश्चित रूप से पार्टी पर एक डेंट लग जाता है। हरियाणा प्रदेश में इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया था कि कांग्रेस तो 2/3 बहुमत दोबारा से आएगा। ठीक है। 13 महीने के आंदोलन के बाद मोदी की सरकार झुकी। जो चौधरी टाइप के लोग थे, कुछ एक जो ऐसे लोग थे जो केवल किल्की मारने में विश्वास रख रहे थे, केवल उन्होंने कभी अपने आप को ये शो नहीं किया कि मैं जाट नेता हूं या मैं एक जाति विशेष का नेता हूं। शुरू हो गई है। क्या कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है? कांग्रेस डूब जाएगी। कांग्रेस का हरियाणा में जो अस्तित्व वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो आने वाला समय है वो देवीलाल परिवार का है। अगर देवीलाल परिवार एक हो जाता है तो दोबारा से जो उनकी विरासत चली गई है, जो उनका वोट चला गया कांग्रेस की तरफ, वो सारा का सारा वोट बैंक लौट आएगा। और क्या हो रहने वाला है, वजह क्या है, हार क्यों हुई और उस हार का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चर्चा के अंदर यही रहेगा कि क्या कांग्रेस बिल्कुल गर्त में चली गई है। इस सारी चर्चा पर पूरा विवरण देंगे और एक एक चीज यानी कि बाल की खाल निकालेंगे। दोनों वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला और इंद्रपाल चाहर, दोनों का स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रद्युमन जी, एक चर्चा आम हो गई है 8 तारीख के बाद जी कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस पार्टी का और भी अंधकार में है जी। और कांग्रेस पार्टी के पास जो इनेलो का यानी कि जो देवीलाल मूड का जो वोट आया था बीजेपी को हराने के लिए, वह अब कांग्रेस के पास नहीं रहेगा और कांग्रेस बिल्कुल गर्त में चली जाएगी, यानी कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं संभली, हाँ, तो जिस तरह के हालात उनके लिए, चाहे गुजरात में हो जी, जहां वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बिल्कुल, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जी, और चाहे वो बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, ठीक है, जिस तरह के हालात इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है, कि वहां उनका विधायक बनने के लिए भी एक विधायक बनने के लिए बहुत एडी चोटी का जोर लगता है, ठीक है, और फिर भी कई बार शून्य पर आ जाता है मामला। अब हालात ये हैं कि हरियाणा प्रदेश में पिछली 3 योजनाओं से, ठीक है, लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। अगली जो बात है वो ये है कि अगर सही मायने में देखें तो 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भारी विरोध, लोगों में उनके प्रति जो भारी गुस्सा था, उसके चलते कांग्रेस पार्टी की 67 सीटें हरियाणा प्रदेश में आई थी, ठीक है। और उसके बाद से उन 67 सीटों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और तब से लेकर के और 2024 तक कांग्रेस लगातार कम रही, चाहे वो 67 से 2009 में 40 पर आई, 2009 में 40 पर आकर के और 2014 के चुनाव में 15 पर आ गई, ठीक है। मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई, इनेलो विपक्षी दल थी। उसके बाद 2019 में वो 31 पर आ गई। अब जब पूरा ऐसा लग रहा था और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया था कि कांग्रेस तो 2/3 बहुमत दोबारा से आएगा, ठीक है, तब भी वो 37 पर अटक करके रह गई, ठीक है। और उन 37 में भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कुछ सीटें बीजेपी अपनी कमियों से आ रही है। अच्छा, जहां जो उनके प्रत्याशी थे, उनके प्रत्याशियों का विरोध रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी 37 तक पहुंच पाई।
अब हालात ये हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरी, आप देख लेना जो पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और बहुत से नेता कांग्रेस में शामिल हुए, अब वो एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको विपक्ष में ही रहना है, ठीक है, या आपको सत्ता के साथ आना है, ठीक है। और अगली बड़ी बात यह है कि इतने बड़े मोमेंटम के बावजूद एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन देश में हुआ, और हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल, और यहाँ का जो किसान वर्ग है, विशेषकर जो किसान आंदोलन था, उसमें हरियाणा और पंजाब 2 ही स्टेट के किसान सबसे ज्यादा संख्या में थे, बिल्कुल। और पूरे हरियाणा प्रदेश में छोटे से लेकर के और बड़े गांव तक वो किसान आंदोलन चला। 13 महीने के आंदोलन के बाद मोदी की सरकार झुकी और उन्होंने किसानों के मांगे मानते हुए वो कृषि कानून उल्टे लिए। तब से देश और प्रदेश में और विशेषकर जो किसान बेल्ट है उसमें इस तरह की एक हालात बन गई थी कि अब बीजेपी से लोग पिंड छुटवाना चाहते हैं, विशेषकर किसान वर्ग। ठीक है। और उन लोगों ने इस तरह से बम्पर वोटिंग करने का एक तरह से प्रयास भी किया कि कांग्रेस आ जाए और बीजेपी चली जाए। लेकिन कुछ एक जो चौधरी टाइप के लोग थे, कुछ एक जो ऐसे लोग थे जो केवल किल्की मारने में विश्वास रख रहे थे, केवल हा हुल्ला कर रहे थे, उन लोगों की वजह से जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तरफ चला गया। अच्छा। जब तक एक बड़ी बात मैं बताता हूं, और उससे कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं या जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ये समझ जाएगा कि आखिर कमी कहां है। कमी ये है कि सन 2000 से पहले चौधरी भजनलाल कांग्रेस का एक चेहरा थे और दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल एक चेहरा थे। गैर जाट जो मतदाता हैं वो चौधरी भजनलाल को अपना फेस मान रहे थे और जो जाट मतदाता हैं वो चौधरी देवीलाल को अपना फेस मान रहे थे, और जो न्यूट्रल से लोग थे वो चौधरी बंसीलाल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल भले ही जाट परिवार में उन्होंने जन्म लिया लेकिन उसके बावजूद वो जो है तमाम जो वर्ग थे उनके लिए एक सर्वमान्य नेता बन चुके थे। उनकी छवि भी इस तरह की थी। उन्होंने कभी अपने आप को ये शो नहीं किया कि मैं जाट नेता हूं या मैं एक जाति विशेष का नेता हूं। उसके बाद 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो जाट वोट था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाट वोट कह लीजिए, किसान वोट कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ शिफ्ट था। ठीक है। 2005 के चुनाव में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के, और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। गैर जाट वोट है वो एक बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को चौधरी भजनलाल के वजह से गया। हालात ये बने कि 67 सीटें कांग्रेस जीती, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं था, और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी 9 सीटों पर सीमित हो गई। ठीक है। खुद मुख्यमंत्री होते हुए ओम प्रकाश चौटाला नरवाना की सीट से चुनाव हार गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने। उसके बाद 2005 में चौधरी भजनलाल को दरकिनार करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो जाट और किसान वर्ग चौटाला साहब के साथ था वो वहां से छिटक करके, क्योंकि उनको चौधर चाहिए और राज चाहिए, वो लोग बहुत बड़ी तादाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग ली। अब जाटों का और किसानों का बड़ा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, और गैर जाट जो था उसको कहीं ना कहीं कोई जगह मिल नहीं रही थी कि वो कहां, क्योंकि चौधरी भजनलाल राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। तब एक प्रयास किया कुलदीप बिश्नोई ने। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई और बहुत बड़ी तादाद में गैर जाट लोग उनके साथ लगे। उसका मामला ये हुआ कि उनकी 6 सीटें आई, और हरियाणा प्रदेश के इतिहास की उन्होंने रोहतक में 2 दिसंबर 2007 को बहुत बड़ी रैली की। हालांकि उस रैली में कुलदीप बिश्नोई एक राजनीतिक भूल कर गए, और अगर वो उस दिन इस्तीफा दे देते अपनी सांसदी से, वो भिवानी से सांसद थे, 2 मुख्यमंत्री जो लोग रह चुके उनके बेटों को उन्होंने हरा था, चौधरी सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला, जिनके पिताजी सिटिंग सीएम थे, लेकिन वो उतना जो है हौसला नहीं रख पाए, और एक राजनीतिक भूल की वजह से अजका जिसका बहुत बड़ा ग्राफ उठना था वो ग्राफ उनका 6 सीटों पर आ गया। उसके बाद
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ तोड़ करके हजका को तोड़ करके और दोबारा से सत्ता प्राप्त कर ली। 2009 में भी जो किसान और जाट वर्ग था वो बड़े स्तर पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रहा। उसी दौरान एक ऐसे हालात बने प्रदेश में कि 2013 की जनवरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हो गई। ठीक है। और उस जेल के बाद हरियाणा प्रदेश में इनेलो चूंकि एक विपक्ष की बड़ी पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी और सक्षम पार्टी थी, वो पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई। जब दो बड़े नेता पार्टी के जेल में चले जाएं तो निश्चित रूप से पार्टी पर एक डेंट लग जाता है। उसके बाद हालात ये बनी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। तब तक हरियाणा में बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। लेकिन बीजेपी ने एक रग ये पकड़ी कि एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बड़े नेता हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला भी जो है किसान और जो जाट वर्ग है उसके एक बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति चमकानी है तो जो चौधरी भजनलाल के साथ जो वोट बैंक था, जो गैर जाट का वोट था, आप इस तरह की पॉलिटिक्स करो कि गैर जाट आपके साथ लग जाए। और उन्होंने उसी तरह की राजनीति करते हुए हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो पहले पंजाबी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और तब से जो वोटर चौधरी भजनलाल के साथ था वो वोटर बीजेपी की तरफ चला गया, यानी जो गैर जाट मतदाता वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। उसमें चाहे एससी वर्ग हो चाहे बीसी वर्ग हो। एससी और बीसी वर्ग बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था और वो वर्ग अब कांग्रेस को छोड़ करके 2014 से लगातार बीजेपी के साथ लग लिया। वही कारण है कि 2014 में उनकी सरकार आई, 19 में सरकार आई और 24 में फिर आ गई। जब तक कांग्रेस के साथ इन जो किसान जातियां हैं या जो जाट वर्ग है, इसके साथ साथ एससी और जो बीसी वर्ग है उसका एक बड़ा वोट बैंक नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। उसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ना कोई प्रयास कर रहा, और जब तक वो इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जो आज वेंटिलेटर पर आ चुकी है वो कहीं ना कहीं जो है उभरेगी। इंद्रपाल जी, अब मूल सवाल पे आ जाते हैं। अब कितनी संभावनाएं आपको लग रही है कि जो हुड्डा, जो जाटों और किसानों के बड़े नेता हैं, अब उनका सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है और अब धीरे धीरे जो देवीलाल परिवार कह लीजिए, इनेलो जजपा दो क्योंकि अलग धड़े हो गए हैं, मैं पूरा देवीलाल परिवार की बात कर रहा हूं, अब धीरे धीरे देवीलाल परिवार का उदय होगा। देखिए कुलदीप भाई, जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद अगले 5-4 दिन जो महीने हैं उनमें समीक्षा होगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की जो पीछे की रणनीति रही है, कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है कांग्रेस की एक मुख्य रणनीति रहती थी, आजकल एक प्रकार के एरिया बन गए हरियाणा में, तो उस एरिया में जो मुख्य लीडर होता था कांग्रेस उस कम से कम 3 या 4 नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने एक प्रकार से पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंप दी। होना ये चाहिए था कि जो फरीदाबाद की बेल्ट है, गुड़गांव की बेल्ट है, वहां ये दिखाना चाहिए था कि कैप्टन एज ए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सिरसा की और जो अम्बाड़ा की बेल्ट है, 2 जगह से कुमारी शैलजा लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, तो वहां कुमारी शैलजा को भी ये दिखाना चाहिए था कि ये भी हो सकती हैं। और जो जींद और कैथल का एरिया है उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का अच्छा प्रभाव है, बांगर का क्षेत्र है। अगर ये होता तो जो हवा थी दिखाई दे रही थी कांग्रेस की, वो उस पोजीशन में होती। अब तो केवल ढकोसला था। अब क्योंकि एक बात और हो गया, आगे की आपने बात की देवीलाल परिवार की, तो उसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होगी वो होगा परिसीमन। अच्छा, जो नया परिसीमन संभावित है अगर 2029 में लागू हुआ तो ये भी देखना पड़ेगा, इस समय अगर कांग्रेस बन जाती तो 2029 का परिसीमन है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर सकती थी, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो ज्यादा नहीं तो कुछ गांवों को इधर से उधर विधानसभा क्षेत्र के कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। और जो हल्के बनेंगे वो हो सकता है बीजेपी अपने आप के हिसाब से सेट करवाए।
तो परिसीमन के बाद यह देखा जाएगा कि कितने विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चौधरी देवीलाल का परिवार है वो प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, क्योंकि जो जाटलैंड है वो भी आज तक दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक तरफ बागड़ी बेल्ट, ये कह सकते हैं बागड़ बेल्ट है, बांगर बेल्ट, और एक उड्डा की बेल्ट भी है, देशवाल। जो चौधरी देवीलाल जी होते थे, जो पुराने समीक्षक हमें बताते हैं, उनका ज्यादा प्रभाव सिरसा फतेहाबाद से ज्यादा प्रभाव देश वाली बेल्ट में, रोहतक बेल्ट में था, रोहतक सोनीपत में था, देश वाली बेल्ट। और चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती की, वो एक बार 3 जगह से सांसद खड़े हुए थे, 2 में वो जीत गए थे, सीकर से और रोहतक से, और शायद फिरोजपुर से वो आ रहे थे, पंजाब से। तो उन्होंने चाहिए तो ये था कि रोहतक की सीट रख के वो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, सीकर से त्याग पत्र दे देते, लेकिन उन्होंने रोहतक से त्याग पत्र देके सीकर की सीट रखी। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो सक्रिय मतलब उनका उदय होना शुरू हुआ था। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जिला जी शायद 3-4 चुनाव हार गए थे, और उसके बाद उन्होंने चौधरी देवीलाल को लगातार 3 चुनाव हराए, उसके बाद हराए। तो इससे पहले देवीलाल का प्रभाव 96 का और 98 का, इससे पहले देवीलाल का प्रभाव सिरसा फतेहाबाद की बजाय रोहतक में ज्यादा था। अब जो हालात बन गए हैं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को जाटों का लीडर बनने के लिए, और जो उनकी खुद की बेल्ट है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये गिनी जाती है, लेकिन इस चुनाव में सोनीपत लूज कर गए। तो हुड्डा का जो मेन संघर्ष होगा वो फिलहाल आपके एरिया में होगा, और जो 2029 के चुनाव हैं उसमें अगर ये हवा बन गई कि बीजेपी को सत्ता से बाहर देवीलाल परिवार कर सकता है, तो हुड्डा परिवार वहां और भी कमजोर हो सकता है। तो उस समय के क्या राजनीतिक हालात होंगे, अब समय की बात है कि ये भी हो सकता है कि हुड्डा परिवार दोबारा से सेट हो जाए, लेकिन ज्यादा चांस ये है अगर देवीलाल परिवार एक हो गया तो उसके अप होने की ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही। देवीलाल, आपको क्या लगता है? मैं इन्हीं की बात को एक बार जोड़ देता हूँ। चौधरी देवीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार वास्तव में फाइटर है। अच्छा, वो कहीं भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर के चुनाव लड़ने में सक्षम है और वो जीते भी हैं। ना केवल हरियाणा बल्कि वो दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ करके जीते हैं। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार अपने रोहतक को छोड़ करके, जब उन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो भी वो हार गए, और इस बार उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि रोहतक से बाहर कहीं जाकर के वो चुनाव लड़े। जो एक बात और है इसमें जी, 2019 का जो चुनाव था उसमें एक चर्चा चली थी कि दीपेंद्र हुड्डा नानोद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्होंने वो हिम्मत की होती, हो सकता है कि सरकार 19 में भी कांग्रेस की आ सकती। चौधरी, जैसा जोशीला जी ने कहा, वो हिम्मत नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात क्या है, भले ही चौधरी देवीलाल का परिवार सिरसा के चौटाला गांव से है, उसके बावजूद उन पर एक जिले का ठप्पा कोई आदमी नहीं लगा सकता। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार अपने रोहतक से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। गोहाना से भी तो लड़ सकते थे। अगर इसी चुनाव में, अब जो 2024 का चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी हुड्डा परिवार का कोई एक सदस्य रोहतक से बाहर चुनाव लड़ने की हिम्मत कर लेता तो उसका असर आसपास के 20 हलकों में पड़ता है। और चौधरी देवीलाल के परिवार की एक खूबी है कि वो बारडा से भी जाकर के विधायक बन गए, वो दातारामगढ़ से जाकर के विधायक बन गए, वो नौर से जाकर के विधायक बन गए, वो सीकर से जाकर के एमपी बन गए, वो रोहतक से जाकर के सांसद बन गए, उन्होंने मैम में जाकर के चुनाव लड़ लिया, सोनीपत में जाकर के चुनाव लड़ लिया। जबकि किसी और ने चुनाव लड़ लिया, नरवाना, गिराए, आदमपुर, तोशाम, ये तो वो इलाका है जो सिरसा के बिल्कुल साथ नजदीक है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने दूर दूर कहां तक चुनाव लड़े, और अब भी उनकी एक बड़ी, उनके परिवार की अगर एक खूबसूरती देखें, सिरसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से केवल इकलौते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। जबकि चौधरी देवीलाल के परिवार से अगर हम सिलसिलेवार बात करें एलनाबाद की सीट की, तो वहां अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में थे। अगर बात करें रानिया की, वहां चौधरी रणजीत सिंह और अर्जुन चौटाला मैदान में थे। बात करें डबवाड़ी की, वहां
दिग्विजय चौटाला, आदित्य चौटाला और अमित सियाग तीनों चुनावी मैदान में थे। उचाना की और एक और सबसे खास बात, फाइटर का तभी पता चलता, हार जीत कुछ भी हो, सुनैना भी चुनाव लड़ रही, हार जीत कुछ भी हो, दुष्यंत चौटाला को ये पता था कि आपकी उचाना में रे माटी होनी है। उसके बावजूद ये चीज दर्शाता है कि आप राजनीति में कितने लंबे चल सकते हो। हिम्मत की बात है। उसके बावजूद उनको ये पता कि आपकी जमानत जब्त होनी है, उसके बावजूद उचाना से चुनाव लड़ना। सुनैना चौटाला को खुद को ये पता था कि फतेहाबाद से आप चुनाव नहीं जीत सकती, आपकी जमानत जब्त होनी है, उसके बावजूद फतेहाबाद में चुनाव लड़ना, लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ना। तो जब तक आपके अंदर एक फाइटर नहीं है तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप एक नेता नहीं बन सकते। आज भले ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद बने रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4थी बार सांसद बन गए और बल्कि राज्यसभा को अगर इंक्लूड कर दें तो 5वीं बार बन गए। उसके बावजूद उनको पूरे प्रदेश का नेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आज भी उन पर जो ठप्पा लगा हुआ है कि ये रोहतक के नेता हैं। और वही एक कारण है कि हरियाणा प्रदेश में 3 योजना से कांग्रेस हार रही है। जब तक आप प्रदेश को साथ लेकर के नहीं चलोगे, यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिम्मत करते या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिम्मत करते, किलोई एक सेफ सीट है, उस किलोई को छोड़ करके आप बारडा से चुनाव लड़ते। आप आसपास के एरिया में एक मैसेज जाता, इतना बड़ा नेता आया है, ये हमारा। अब बीजेपी क्यों कामयाब है, आप एक चीज देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक के हैं, बनियानी और निंदाना गांव, उनको करनाल से चुनाव लड़ा दिया। नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ के हैं, उनको पहले करनाल से लड़ा दिया, अब लाडवा से लड़ा दिया, ताकि उसको एक प्रदेश का नेता किसी तरह से बनाया जाए। जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और अब भी मेरा एक सुझाव है, हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक समझ उनकी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए अगर 2029 में कांग्रेस को वापसी करनी है तो उनको तुरंत प्रभाव से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके और जो नए लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो 5 साल वो रहे हैं, उस नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ करके और किसी नए युवा को वो मौका दे। इसमें प्रद्युमन भाई दोनों से आपसे मेरा सवाल है, देखिए एक इनेलो या उसका लोकदल का जो वोट है उसको बाजना वोट बोलते जी, और वो वास्तव में फाइटर वोटर भी है जी, वो बहुत मजबूत है जी, और बूथ पे खड़ा होकर बहुत अच्छे से वो लड़ाई भी लड़ता है जी, और कहीं न कहीं वो आपका खुद का वोट तो डालता है, दूसरों के वोट को भी वो डलवाता और प्रभावित करता है। बहुत मजबूत वोटर है ये लोकदल का जो वोट जी। यह वोटर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पास गया था जी, और अब वो निराश है। उससे जो बातें हो रही लगातार, वो ये कह रहा कि हम लोग तो एक मकसद के तहत गए थे, वो मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ। तो आप क्या मान के चलते कि यह वोटर दोबारा से लोकदल के पास आएगा? देखो मेरा ऐसा मानना है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हूं, अभय सिंह चौटाला हूं या अजय सिंह चौटाला हूं, उनकी जो भाषण देने की शैली है वो अपने कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी बूस्ट करते हैं। ठीक कहा। और मुझे बड़ी याद है ये सारी चीजें, आज से 20-25 साल पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये बोलते थे अपनी जनसभाओं में कि वोटिंग के दिन अगर 5 बजने में 1 मिनट रह जाए और अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर या जो पोलिंग करवा रहा वो अधिकारी गेट बंद कर दे तो गेट को लात मार करके खोल देना, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। क्या बात है। जो आदमी अपने कार्यकर्ता को इतना कहे तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ता का एक जो उत्साह है, उसके कार्यकर्ता का एक जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भाषण देने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला के वो नजदीक भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो ओम प्रकाश चौटाला की आज 90 साल की उम्र में भी उनकी जो एक भाषण देने की कला है, कहीं ना कहीं दोनों पिता पुत्रों को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। जब तक वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जो 37 सीटें आई हैं, मत जो वोट बैंक है, जो मत जो डले हैं वो लगभग दोनों को बराबर हैं, कुछ 1000 का डिफरेंस है। जिन लोगों ने आपको वोट डाला है उनको आपको 5 साल अपने साथ जोड़े रखना है। सबसे बड़ी अब जो अग्नि परीक्षा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की, वो यही है कि जिन लोगों ने जिस उम्मीद में आपको वोट डाला है
अगर आप उनको 5 साल अपने साथ नहीं जोड़े रखे तो निश्चित रूप से आगे जो अब 37 आई है 37 के नजदीक नहीं रहेंगे, इनको भी लूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आप कैसे जोड़ रखेंगे? आपको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सपोर्टरों को, जो लोग आपके साथ लगे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो 2-3 दिन का समय गया है उसमें मोटिवेट की कहीं कोई इस तरह की कोई बात अभी तक आई है, क्योंकि जिम्मेवारी भी तो नहीं ले रहे। उनको अपनी जो हार हुई है उसकी जिम्मेवारी लेते हुए एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता में एक एनर्जी बूस्ट करने की जरूरत है। वरना एक खास बात मैं बताता हूं, 8 तारीख को जो ही परिणाम आया तब से लेकर के और अब तक कांग्रेस के बहुत से जो सपोर्टर थे वो मुद्दे मुंह पड़े हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बनी क्या, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये थी जिस तरह के सब्जबाज दिखाए जा रहे थे कि 50 वोट डालो आपको नौकरी देंगे, फला। मेरे पास भी कईयों के फोन आए कि भाई सरकार नहीं बनी वरना नौकरी लग जाती। मतलब उनकी सोच देखो आप कहां तक है। तो बहुत से इस तरह के जो नेताओं ने इस तरह के जो सब्जबाज लोगों को दिखाए वो उल्टे पड़ गए, वो तमाम जो है उल्टे तो पड़ गए, लेकिन उन लोगों के दिमाग में जो एक फितूर बड़ा हुआ बैठा था उसको भी कहीं ना कहीं रोके रखना है। वरना ये अगर एक बार छिटक गया ना, इनेलो का वोट बैंक इसी तरह का है कि अगर एक बार छिटक गया तो दोबारा नहीं आएगा। कितनी संभावना है इंद्रपाल जी की वो वोट बैंक दोबारा से लोकदल की तरफ जाएगा? देखिए कुलदीप भाई, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रहेगी कि ये परिवार एक होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा। और उसके बाद अगर एक नहीं हुआ तो फिर मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया कौन रहेगा? अच्छा। अभय चौटाला के बारे में कहा जाता है कि वो गुस्सेल हैं, लेकिन उन्होंने बहुत परिवर्तन अपने व्यवहार में किया है। और दुष्यंत चौटाला की अपनी अलग रणनीति है। अगर ये एक नहीं हुए तो फिर ये देखा जाएगा कि इनमें से आगे जाने की स्थिति में कौन है। पिछली बार आप देखिए दुष्यंत चौटाला जेजेपी को बहुत अच्छा खासा वोट आया था। नहीं, वो फिर जो बीजेपी को समर्थन देने का था, कुछ वैसे बातें ऐसी होती है। उससे पहले वोट तो आया है ना, यानी इस परिवार के पास वोट बैंक लौट के आता है। 17% वोट तो है, लेकिन कुछ वैसे बातें ऐसी हैं जैसे जो बीजेपी को समर्थन देने का है वो लंबे समय तक जेजेपी को प्रभावित करेगी और ज्यादा संभावना है कि वो इनेलो की तरफ चला जाए। वो मैं ये नहीं कहता किस तरफ जाएगा, मेरा ये मानना है कि यह जो वोट बैंक है यह वापस लौट कर आएगा। भाई ये बीजेपी को हराने के लिए गया था, वहां सेट नहीं था, केवल एक उद्देश्य था किसी भी तरीके से बीजेपी बाहर हो जाए, वो हो नहीं पाया। इनेलो को सबसे बड़ा जो सेटबैक मिला वो मिला अभय सिंह चौटाला की हार से। अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत जाते, भले ही ये जो 2 विधायक बने हैं ये जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभय सिंह चौटाला अगर खुद चुनाव जीत जाते तो उनकी पार्टी खड़ा होने में बहुत ज्यादा गति मिलती, क्योंकि वो विधानसभा में गरज थे। विधानसभा की बात जो शीला जी ने की है, ये भी सुनने में आया है कि बहुत से जो लोग हैं वो पहले लोग विधानसभा की कार्रवाई नहीं देखते थे, बहुत से तो इसलिए देखते हैं कि अभय सिंह चौटाला क्या करेंगे। वो एक ही ऐसा है जो सबकी बोलती बंद कर देता है। तो जोशीला जी ने बात बिल्कुल सही कही कि अभय सिंह जीत जाते, सीट चाहे एक आ जाती, उन दो से ये ज्यादा प्रभावित है। और बात कांग्रेस की हो रही थी, तो कांग्रेस की बात हो रही थी, तो जो ये चुनाव है ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है। आप कैथल की बात करोगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का लड़का आदित्य आ गया है, उधर जयप्रकाश का लड़का विकास आ गया है, उचाना की बात करोगे विजेंद्र सिंह आ गया है, मैम की बात करोगे तो बलराम डांगी आ गया। तो एक प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। तो इसमें ये देखना है कि इनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना प्रभाव जमा पाते हैं या फिर ऐसे ही खींचतान आगे भी चलती रहेगी। तो साथियों, यह हमने चर्चा की कि जो लोकदल मूड का वोट बैंक है, क्या वो दोबारा से लोकदल के पास चला जाएगा और दोबारा से वो पार्टियां मजबूत हो जाएंगी और कांग्रेस का जो सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा वो बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और साथियों, आपसे निवेदन और प्यार हमेशा आपका मिलता रहता है, और ज्यादा हम आपके प्यार की उम्मीद करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, राम राम, धन्यवाद।